नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग विश्व का भूगोल आज से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने जो है भारत का भूगोल कंप्लीट करा दिया। देखिए 2 वीडियो में भारत का भूगोल कंप्लीट हुआ है, 2 ही वीडियो में विश्व का भी भूगोल कंप्लीट कराएँगे। देखिए 1 वीडियो बनाता 2 घंटे में बनती, मैं 2 वीडियो बनाऊँगा थोड़ी-थोड़ी दोस्तों, क्योंकि मुझे जीएस निधि भी कराना है, तो आज से जीएस निधि शाम को आपको मैराथन के रूप में मिलेगी। ठीक दोस्तों? तो शुरुआत करते हैं हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं। देखिए हिस्ट्री मैंने करा दिया है, भारत का भूगोल मैंने करा दिया है। अब विश्व का भूगोल देखते हैं, उसके बाद जो टॉपिक आगे होगा वो देखेंगे। देखिए पहला टॉपिक हमारा दिया है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, यानी अगर हम बात करें तो यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। देखते क्या दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो है ध्रुवीय परीक्षा मतलब ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा, जो भूमध्य रेखा से दूरी इधर दिया हुआ है, इधर कक्षा दिया है कि इसकी मतलब भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो ध्रुवीय जो पृथ्वी कक्षा है, इसकी मतलब 500 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। दोस्तों देखिए ये पीसीएस जे में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक? थोड़ा मतलब हार्ड है, एकदम ईज़ी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो डेटा आता है ना कभी, तो डेटा हार्ड हो जाता है, समझ के चलिएगा, ठीक? ये हार्ड क्वेश्चन है, ईज़ी नहीं है। पार्किंग कक्षा कितनी है? तो इसकी जो हो जाएगी 35,800 किलोमीटर हो जाएगी। सन सिंक्रोनस कक्षा कितनी हो जाएगी? 700 से 800 किलोमीटर के बीच। और जियो सिंक्रोनस कक्षा कितनी हो जाएगी? तो 40,000 किलोमीटर हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर होगा, मैं हमेशा यही कहूँगा, क्योंकि ये मेरिट डिसाइड नहीं करेंगे कभी भी दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन तो कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं हर एग्ज़ाम में। अगर हम बात करते हैं अब आगे देखिए दोस्तों, इसमें पहला मतलब आगे लिखा है कि श्याम विवर होता है तो क्या होगा? सिमट गया तारा है। अगला दिया है क्षुद्र ग्रह 316201 मलाला किन 2 ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। क्षुद्र ग्रह जो मलाला है, ये मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित है। और देखिए क्षुद्र ग्रह जो पेटी होती है वो मंगल और बृहस्पति के मध्य ही पाई जाती है दोस्तों, ठीक? ये मंगल है, ये बृहस्पति है, इन्हीं के मध्य जो है क्षुद्र ग्रह हमारे पाए जाते हैं। तो उसी में से वैसे अगर थोड़ा-सा भी आपके अंदर लॉजिक होता, तो आप ऐसे लगा देते, क्योंकि इसी के बीच में पाया जाता है। अगला दिया बिग बैंग थ्योरी उद्भव की व्याख्या करता है, तो ब्रह्मांड के बारे में बताता है बिग बैंग थ्योरी, ठीक? जॉर्ज लेमेंटेयर एक थे, वही दिए थे। अगला दिया शून्य की खोज तो भारतीयों ने की है। अगला क्वेश्चन सुपरनोवा है तो एक मृतप्राय जो है तारा, आप कोई भी बुक पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा ही दिखेगा। अगला ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन है वह सीमा जिसके तारे यानी जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। अगला क्वेश्चन दिया है पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, यह सुझाव किसने दिया था? मोल्टन मिल कोलिच ने दिया था। अगला पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह मत किसका है था? तो ब्राह्मीर का था। किसका? ब्राह्मीर का। अगला दिया सौरमंडल के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए लिखा है वह तारा जो हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक है वो प्रकाशिमा सेंचुरी है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। अगला दिया है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है तो उसका ताप दर्शाता है, यानी वो तापमान ही दर्शाता है। अगर देखिए नीला है तो यानी उसमें तापमान अधिक है, अगर तारा लाल होगा तो यानी वो डेड हो गया है, यानी उसकी मृत्यु हो गई। मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर गैस हमारी नीली है दोस्तों, तो इसका मतलब सिलेंडर भरा हुआ है पूरी तरह से और आँच अधिक देगा। अगर गैस लाल है दोस्तों, तो इसका मतलब है सिलेंडर में गैस कम कम हो रही है, तो वो देखोगे धीरे-धीरे जलेगा। और जो नीली गैस होती है ना उसकी आँच अधिक होती है, इसलिए गैस पे खाना जल्दी बन जाता है। बनता है कि नहीं? लेकिन चूल्हे की जो आँच होती है वो लाल होती है। कैसी होती है? लाल होती है, इसीलिए खाना देर से बनता है चूल्हे पर ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि किसी तारे का रंग दर्शाता तो उसका तापमान, यानी उसका तापमान क्या है? तो ये जो है रंग के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। अगला दिया वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह होती है, तो ट्रोपोस्फियर है। अगला एक भू-स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे होता है। अगला है वह गैस जो प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी, तो वो कौन थी? तो ऑक्सीजन थी। अगला एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या होता है? नक्षत्र कहलाता है। अगला है एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन दिया है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है तो सर्पलाकार गैलेक्सी के रूप में। अगला दिया है कि इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटता पृथ्वी के समान है, यह सत्य है, तो मंगल के बारे में कहा गया है। अगला तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो नाभिकीय संलयन या
गुरुत्वीय संकुचन से। अगला है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। अगला दिया है पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग समय लगता है, तो कितना लगता है, 8 मिनट दोस्तों। अगला है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो कैसा, वहां से काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, तो देखिए सूर्य के सबसे निकट बुध है। देखिए अगर सूर्य यहाँ है, देखिए क्रम आपको याद करना पड़ेगा, कई बार पूछा है, मैंने बताया भी कई बार। यहाँ लिखा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक। उसके बाद यहाँ क्षुद्र पेटी आ जाएगी, हमारी क्षुद्र बेल्ट आ जाएगी, यानी क्षुद्र ग्रह जो है ना वही आ जाएंगे। फिर जो है बृहस्पति, शन, अरुण, वरुण। देखिए ये जो ग्रह हमारे आंतरिक ग्रह हैं, देखो आंतरिक है कि नहीं, क्षुद्र ग्रह के अंदर है तो आंतरिक हो जाएंगे, ये बाह्य ग्रह हो जाएंगे, ठीक। ये चट्टानी ग्रह दोनों, चट्टान है, मजबूत है, और ये जो हो जाएंगे गैसीय ग्रह हो जाएंगे, ये जोवियन ग्रह हो जाएंगे, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्रम बहुत पूछता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और जो बुध है और शुक्र है इनके कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों, ठीक। इनके कोई उपग्रह नहीं है, बाकी सबके जो है उपग्रह हैं। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्रहों का वह सही क्रम जिसमें ग्रहों की परिधियां सूर्य से निकट से प्रारंभ करते हुए स्थित है, तो वही बात है ना, बुध है, शुक्र है, फिर बृहस्पति दिया है, फिर शनि दिया है। ये परिधि की बात किया है, यानी सब अगर हम बात करें तो निकटतम से मतलब प्रारंभ करते हुए स्थिति बताना है, तो ये बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि दिया हुआ है। लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर दिया हुआ है, ठीक दोस्तों। ऑप्शन जिस हिसाब से दिया रहा होगा उसी हिसाब से हमने ये आंसर चूज किया है, नहीं तो ऑप्शन कुछ और भी दिया रहा होगा, ऐसा नहीं है कि यही दिया रहा, ठीक। अगला दिया है चंद्रमा को जितनी सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% परावर्तित करता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त रोशनी, सूर्य की रोशनी का प्रतिशत खगोल भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार परावर्तित होता है, तो 35%, कितना, 35%। अगला ग्रहों का उनके आकार के आधार पर आरोही क्रम क्या है, बृहस्पति, बुध, मंगल और बुध, सॉरी, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो ये क्या है, उनके आकार, ग्रहों का उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम। देखिए एक चीज मैं बताऊं, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, समझ के चलिएगा आप लोग, क्योंकि आकार क्या है, देखिए पहले मैं बता दूं, जैसे ये क्षुद्र ग्रह पेटी है, यहाँ बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सबसे बड़े ये हैं, ठीक। यानी पहले बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण। उसके बाद पांचवें पे पृथ्वी आता, फिर मंगल आता। तो लेकिन ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है दोस्तों, कि ऑप्शन में किस तरह दिया रहा होगा वहां उस हिसाब से आंसर दिया हुआ है, ठीक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, याद रखिएगा। हमारे सौरमंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है दोस्तों। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उत्पादन करती हैं, तो किसका करती हैं, ओजोन का करती हैं। अगला है सूर्य के बारे में दोस्तों, लिखा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है तो हाइड्रोजन में होता है। अगला अंतरिक्ष यान मैगेलन भेजा गया तो शुक्र ग्रह पर भेजा गया। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो मंगल ग्रह है। अगला सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था तो हीलियम गैस दोस्तों खोजी गई थी। देखिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, लोअर पीसीएस, पीसीएस, ये सारे क्वेश्चन जहां जहां पूछे गए, बीओ, जीआईसी, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, वो कौन है, तो मीथेन है। अगला सूर्य के तरल कोट से भिन्न चंद्रमा का कोट क्या है, तो ठोस है। अगला दिया है सुबह का तारा तथा संध्या का तारा, वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला दिया है कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हुए हैं, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। अगला है कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी जो है सदा झुकी होती है, तो दीर्घ वृत्तीय धुरी से जो है 23.5 डिग्री। अगला है कि जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, तो शुक्र है दोस्तों। लिखा हुआ ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है वो क्या है, तो बुध है। अगला दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वे क्या है, तो बुध एवं शुक्र हो जाएगा। अगला वह ग्रह जो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है, तो वो क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। अगला लिखा है पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रहों से बाहर गिराई गई गेंद तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। अगला ग्रहों के बारे में सत्य है, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्रहों की खुद का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अगला दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की वह सतह है जिससे परावर्तित होती है, तो आयन मंडल। अगला क्वेश्चन दिया, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है,
इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। अगला नोट दिया है कि पृथ्वी की कक्षीय गति जो है 1,07,208 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा पृथ्वी की अक्षीय गति जो है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूक्रोड के अंदर चक्रक धाराएं हैं दोस्तों। अगला है नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थिति जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में से सम्मिलित है तो जल है, जिप्सम है और मीथेन है। अगला दिया है पृथ्वी के तरल अभियंतर से भिन्न चंद्रमा का अभियंतर है तो श्यान द्रव्य। अगला पृथ्वी अवस्थित है तो शुक्र व मंगल के मध्य। कई बार पूछा गया है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो देखिए शुक्र और मंगल के बीच में क्या है? हमारी पृथ्वी है। ठीक दोस्तों, देखिए पृथ्वी पे क्या है? सारी अनुकूल दशाएं, जितना तापमान चाहिए उतना पृथ्वी पर तापमान है। मतलब सूर्य से जितनी दूरी चाहिए अनुकूल दशा है, यानी ऐसा ग्रह आपको नहीं मिलेगा ब्रह्मांड में, समझे कि नहीं? ये मतलब रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों, समझे? देखिए पानी भी पर्याप्त मात्रा में है, स्थल भी है, तो सारी चीजें मतलब इतना अनुकूल है दोस्तों कि क्या ही बताएं। अगला क्वेश्चन दिया है टाइटन सबसे बड़ा जो है ग्रह किसका है? तो उपग्रह है, सॉरी उपग्रह किसका है? तो ये शनि का है। देखिए लिखा है सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। अगला दिया है बृहस्पति का वलय तो सिलिकेट का बना हुआ है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह क्या है? तो बृहस्पति है। अगला उपग्रह की बात करें द सैटेलाइट, वह नियम जो पृथ्वी के उपग्रह से जुड़ा है वो केपलर का नियम है। अगला है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। अगला है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर होना चाहिए, ये हजार लिखा है, हजार नहीं होना चाहिए। अगला दिया हुआ है कि यह चंद्रमा की सतह से एक सैल पृथ्वी पर लाया गया है तो क्या होगा? इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। केवल भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है दोस्तों। धूमकेतु क्षुद्र ग्रह के बारे में देखते हैं। हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा है तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों या हिम स्थायी हिम में। अगला दिया मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। देखिए ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको ऐसे ही बताया था ना कि ये मंगल है और ये बृहस्पति है, इनके मध्य जो पेटी है वो क्षुद्र ग्रह है। देखिए कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही हो जाएंगे, केवल यही कॉन्सेप्ट जो है ये जैसे सूर्य हो जाए हमारा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसी से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक, अगला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में देखते हैं। लिखा है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने जो है प्रकाशित की? तो हॉकिंग द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो स्टीफन हॉकिंग द्वारा। अगला है जेवी नादलिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है ज्योतिष को। अगला दिया सूर्य ग्रहण कब होता है? तो न्यू मून डे को होता है, प्रतिपदा को। अगला है एक ऊंची ज्वारीय तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल चले तो कहते हैं तो टाइडल बोर कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइडल बोर। दोस्तों देखिए इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा ये सारे क्वेश्चन, जैसे ये सारे क्वेश्चन जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मैंने आपको बताया था कि सूर्य ग्रहण मान लीजिए ये सूर्य है हमारा, बीच में चंद्रमा आ जाए और ये पृथ्वी हो जाए तो ये सूर्य ग्रहण हो जाएगा। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने बहुत बार डिस्कस किए हैं और अच्छे से मैंने आपको बताया है, कॉन्सेप्ट चित्र बना बना के बताया है। बस आप लोग देखे होंगे तभी समझ पाएंगे। अगला समय एवं तिथि की बात, जैसे लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है, मतलब था तो जैसे ऑप्शन रहे होंगे 2003 रहा होगा, 2005 रहा होगा, 1999 रहा होगा और 2000 रहा होगा। तो जो संख्या 4 से विभाजित हो जाए वही लीप वर्ष था, तो 2000 कट गया होगा। समझ में आया कि नहीं? अगला है वह तिथि जब दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है तो 22 जून को सबसे छोटी। अगला वह कौन सी तिथि है जब दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये 21 मार्च और 23 सितंबर होते हैं। अगला इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर होता है। दोस्तों अभी मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको सारी चीज़ें बना के बताता, हर एक चीज़ बताता कि इसका रीज़न क्या है कि ये जो मतलब जो है दिन-रात बराबर होते हैं। जैसे ये जो होते हैं, इन दोनों तिथि को क्या होते हैं, दिन-रात बराबर होते हैं दोस्तों। अगला दिया हो कि मकर क्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का जो है उन उन्नतांश जो होता है वो कितना होता है? 66.5
5 डिग्री होता है, ठीक। अगला दिया हुआ है कि वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों। अगला दिन और रात, ये राम लिखा है दोस्तों, रात कमोवेश समान होते हैं, तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात जो है समान होते हैं। दिन और रात भूमध्य रेखा पर बिल्कुल समान होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है हमेशा भूमध्य रेखा पर चमकता है। अगला है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में देखते हैं। लिखा है ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है, तो अटलांटिक महासागर में काटती हैं, गिनी की खाड़ी में नल आइलैंड के जो है निकट। दोस्तों आप अगर देखे होंगे, ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया जो है यूरोप, यूरोप महाद्वीप है। तो जो ग्रीन यामोत्तर कहने का मतलब ये वाली जो रेखा है और भूमध्य रेखा, तो ये जो गिनी की खाड़ी ये है ना, यहीं पे काटती है, ठीक। अगला दिया है कि डेटम देखा गया है, एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तरी अथवा दक्षिणी अक्षांशों में से ऑफ हॉर्स अक्षांश किसे, तो 30 डिग्री को हॉर्स अक्षांश कहते हैं। देशांतर रेखा के बारे में अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड, तो लिखा है किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए, तो देशांतर। अगला हुआ देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद या वृत्त का निर्माण करता है, तो 180 डिग्री। अगला प्रधान यामोत्तर गुजरती है तो कुल 9 देश से, अल्जीरिया, फ्रांस है, ठीक। देखिए कुल 9 देश हैं और इसमें क्या है, तो अल्जीरिया और फ्रांस भी सम्मिलित है, ठीक। देखिए प्रधान विमुक्ता रेखा जो ये वाली ना 180 डिग्री के आसपास, 100 डिग्री 180 डिग्री, वही जो है अलग-अलग आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि 9 देश से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा है वह देश जहाँ से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, वो जाम्बिया है दोस्तों। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया होगा ना कि कौन-कौन से देश अब जो है, जैसे यहाँ देखिए विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा गुजरती कुल 13 देश है, कोलंबिया है और जो है केन्या दिया है, ठीक। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहा होगा। अब जैसे देखिए आप देखेंगे इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, है ना? तो ये जो है ये लाइन से है, तो 3 देश वहाँ हो गए। उसके आगे जब बढ़ोगे तो उसके ब फिर जो है इसके आगे बढ़ोगे तो अफ्रीका महाद्वीप से जो देश होंगे, वहाँ से गुजरेगी। उसके बाद फिर धीरे-धीरे आप बढ़ेंगे तो मेडागास्कर से होते हुए आप देखेंगे, मेडागास्कर नहीं जाएगा शायद, मेडागास्कर नहीं दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे तो आप यो एशिया के कुछ महाद्वीप देखेंगे। तो इस तरह मतलब देखिए इसकी ट्रिक भी होती है, लेकिन ट्रिक से अच्छा होता है कि सामने जब मैप होगा आपके, तो वो मैप आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक? तो देखेंगे आप लोग, जैसे हमें भी याद रहता है तो मैप के अकॉर्डिंग ही याद रहता है। हम लोग रिवीजन ही है मैंने बहुत दिन से नहीं किया है। मैंने बताया ना 6 महीने से मैंने खुद की पढ़ाई की ही नहीं पढ़ाने के चक्कर में। तो मतलब जैसे रिवीजन करते नहीं तो भूल जाते हैं। वो सबके साथ होता है। आप भी होंगे, हम होंगे या कोई भी बंदा होगा, जब रिवीजन नहीं करेगा तो भूल जाएगा। लेकिन ये है कि जब ऑप्शन आता है ना सामने तो थोड़ा मतलब क्लैरिटी रहती है कि हाँ यार ये तो नहीं होगा ऑप्शन, समझे कि नहीं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं आराम से। अगला भूमध्य रेखा गुजरती है तो कीनिया से गुजरती है, सही है। अगला है ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम जो है दूरी कितनी है? तो प्रधान यमोत्तर होती है न्यूनतम दूरी। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वो जायरी नदी है। कौन-सी है? जायरी नदी है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ जाएँ। कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। कर्क रेखा के बारे में दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी में हमने बहुत देखा। वही देखिए यहाँ दिया कर्क रेखा भारत के 8 राज्य कौन-कौन से हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। अगला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। तो ये विषुवत रेखा पर ही होगा दोस्तों। अगला वह नगर जो कर्क रेखा के निकटतम है तो गांधीनगर, वहाँ देखिए हमने देखा था गांधीनगर था, एक उदयपुर था, ठीक त्रिपुरा में दोस्तों। और क्या था? तो देखिए झांसी मतलब कि रांची हो जाएगा, झारखंड की राजधानी रांची भी है और जो है उज्जैन भी हमने पढ़ा था। तो कई सारे थे, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें अक्सर जाना होगा कि कौन-सा ऑप्शन होगा, ठीक? आगे बढ़ जाएँ। मानक समय स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं दोस्तों। लिखा है कि दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो ये कोरियोलिस बल है। क्या है? कोरोलिया कोरि कोरोलियस बल है या कोरियोलिस बल है। दो मतलब कुछ भी कह सकते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन में है क्योंकि इंग्लिश में कुछ और रहता है, हिंदी में कुछ और हो जाता है। अगला है कि जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, उसी समय किसी जगह पर स्थानीय समय 5 बजे शाम है। निम्नलिखित में से कौन-सा यमोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो ये 75 डिग्री पूर्वी है। अगला दिया है कि किसी जगह का स्थानीय समय मतलब 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच जो है ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है। तो उस जगह की देशांतर रेखा होगी तो 45 डिग्री पूर्व होगी। अगला है जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक समय पर सुबह का 6 बजता है
उस स्थान की अवस्थित जिस हिमोत्तर पर है वह कितना है? तो 172 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी होगा। ये ग्रीन जैसे इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न जीएमटी से शुरू होती है, तो उसे भारत में भारतीय समय को कितने बजे शुरू होगी? तो ये शुरू होगी दोस्तों 3:30 बजे अपराह्न। देखिए जब हम पूरब की ओर बढ़ेंगे तो प्लस कर देंगे दोस्तों, जब माइनस मतलब पीछे की ओर जाएँगे तो माइनस करेंगे। ये इसका रूल होता है। तो आप जब कर देखिए जैसे मान लीजिए 24 घंटे होता है और 360 डिग्री टोटल है, तो 24 से हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 मतलब अगर हम काटे तो 8 से कट जाएगा ना, 8 चौक 32, 8 पंच 40। उसके बाद अगर हम 8 तिक 24 यानी अगर हम देखें तो 45 डिग्री होगा। कितना होगा? अगर हम बात करें 1 घंटे में 15 मिनट होगा। कितना होगा? 1 घंटे में 15 मिनट होगा। होगा कि नहीं दोस्तों? मतलब 15 डिग्री होगा, सॉरी। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो अब 1 घंटे में इतना होता है, फिर जो है 1 डिग्री में 4 मिनट होगा। तो अगर हम देखेंगे 1 डिग्री में 4 मिनट होगा तो उसी अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चलती हैं। समझ में आया कि नहीं? तो वही हमें लेकर चलना पड़ेगा। अगला दिया है कि भारत की परमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री ईस्ट। हम देखे भी हैं प्रधान हिमोत्तर 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री देशांतर। स्पेन का समय भिन्न है तो जीएमटी से है, किससे है? जीएमटी से। अगला दिया है अन्य तथ्य क्या है? तो देखते हैं दोस्तों। कर्क रेखा, मकर रेखा दोनों रेखाएँ गुजरती है तो अफ्रीका से। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है तो अफ्रीका से। देखिए क्वेश्चन अलग-अलग पूछ लिया दोनों को। ये फूड सेफ्टी में पूछा, ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या हो? सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती हो जाएगा। वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है वो आइसलैंड है। आर्कटिक वृत्त पर कुल 8 देश स्थित हैं दोस्तों। कितने हैं? 8 हैं। अगला है आइसोगोनिक रेखाएँ हैं तो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएँ हैं। अगला ग्रह पर उच्च वायुदाब की मेखलाएँ पाई जाती हैं तो 4 है। दोस्तों देखिए अब तक जितना हमने पढ़ा है ये बहुत कम पूछा जाता है। मतलब ये समझ लीजिए बहुत देखे होंगे आप जो है लेटेस्ट आपको जैसे 2023 का क्वेश्चन ये मिलेगा दक्षिणी गोलार्ध, उसके बाद हुआ ही नहीं अभी 24 का ना पीसीएस में। तो आप देखेंगे कि मतलब बहुत कम पूछा जाता है ये वाला टॉपिक। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे आराम से कि बनते हुए नज़र आएँगे, ठीक? तो ये सारे टॉपिक यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विश्व के देश, राजधानी व सीमाएँ। जैसे महाद्वीप के बारे में देखते हैं, उन महाद्वीपों का नाम बताएँ जो एक-दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हैं। तो देखेंगे आप तो अफ्रीका और जो है बात करें तो दक्षिण अमेरिका। अगला दिया एक महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है तो 54 अफ्रीका में है। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है तो यूरोप है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा दोस्तों देखिए अब इसमें कॉमन सेंस की बात है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा तो हमें ये पता ना एशिया सबसे ज़्यादा होगा तो इसमें 44 सबसे ज़्यादा है। अफ्रीका उसके बाद होगा तो 30 हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका है फिर दक्षिणी फिर अंटार्कटिका है 5वें पर। तो वही क्रम जो है ना हमें अगर याद है तो हमें ये डाटा याद करने की थोड़ी ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के कार्यकाल में मतलब जो है 5 युद्ध हुए, मान लीजिए विद्रोह हुए, युद्ध हुए 5, तो अगर हमें उसे क्रम जो है पता है मतलब तो हमें डेट की क्या ज़रूरत है यार? डेट तो हम अपने आप लगा लेंगे ना कि ये डेट है एग्ज़ाम में आएगा तो हमें क्रम अगर पता है तो काम हमारा हो जाएगा, हम डे अपने आप कॉमन सेंस से कर लेंगे। अब कोई बंदा ये सब रटे ना बैठे, तो वो फिर बेवकूफ़ी है जो ये रटेगा। रटने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, हर चीज़ रटी नहीं जाती, कुछ लॉजिक भी होता है, कुछ कॉमन सेंस भी होता है, ठीक? अब देखते हैं देश के बारे में आगे लिखा है कि बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देशों में शामिल है तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया हो जाएँगे। वह देश जो काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, वो सीरिया है दोस्तों। सीरिया कहाँ है? तो इज़राइल के पास है। अगला है रूस के पूर्वी तट पर प्रमुख भू उपयोग है तो वानिकी है। अगला दिया टोक्यो द्वीप पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर है। देखो होक्काइडो, होन्शु, कुइशु, शिकोकू ये सारे 4 देश इनके हैं, किसके? तो जापान के। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था जियोग्राफी वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। देखिए अगला क्वेश्चन ये है संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश क्या है? तो सिंगापुर है सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है सर्वाधिक दोस्तों। अगला जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र क्या है? तो इंडोनेशिया है। अफ्रीका का सिंह में सम्मिलित नहीं तो देखिए अभी देखिए इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती तो ये नहीं सूडान नहीं ठीक। अगला स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित है तो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान है। जैसे देखिए ये मान लीजिए तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान ठीक। अफीम के लिए शायद फेमस है। अगला दिया है बेनेलक्स देश है तो बेल्जियम, नीदरलैंड और जो है लक्ज़मबर्ग ठीक। आगे हम बात करें दक्षिण अमेरिका का सबसे घना देखिए बेनेलक्स जो है बेने देखिए
ने देखिए इस तरह है बेने लक्स, इस तरह कुछ है। तो देखिए ये लक्ज़मबर्ग हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा और ये बेल्जियम हो जाएगा। तो इस तरह है, इसी से बना है बेनेलक्स। अगला दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन-सा है? इक्वाडोर है। लिखा अंतर महाद्वीपीय देश क्या है? तो टर्की और ट्यूनीशिया है दोस्तों। अगला दिया लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया है जो अध्ययन किए गए हैं मैक्सिको। अगला वह देश जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नहीं है वो फ्रांस है, मतलब भारत से बड़ा नहीं है। अफ्रीकी स्थलावृत देश है तो चाड है, ठीक है, मतलब स्थलाकृत है। अगला दिया है कि देखिए कभी-कभी मतलब मिस्टेक कर देते हैं, जो छपाई होती है ना उसमें। अगला पेरू, पेरू की राजधानी लीमा है दोस्तों, ज़िम्बाब्वे की हरारे है, क्यूबा की जो है हवाना है, लाओस की वियंताने है। आगे अगर हम बात करें फिर देखते राजधानी है, सूरीनाम की क्या है? तो पारामारिबो है, पैराग्वे या पराग्वे की है, असुन्सिया आसुनसियन है, पेरू की लीमा है, फिजी की सुआ है। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है, इसकी राजधानी सिडनी है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, विक्टोरिया की मेलबर्न है और जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है। आगे अगर हम बात करें तो एंटीगुआ बारबूडा, इनकी राजधानी क्या है? एंटीगुआ बारबूडा की है सेंट जोन्स, डोमिनिका की है रोसेयू, एल सल्वाडोर की है सैन सल्वाडोर, बहामास की है नसाउ। अगर देखिए बनियास की है सीरिया, त्रिपोली लीबिया की राजधानी, मतलब त्रिपोली जो बंदरगाह है कहाँ का है? देखिए यहाँ बंदरगाह दिया हुआ है। जैसे बनियास कहाँ का है? सीरिया का है। त्रिपोली कहाँ का है? लीबिया का है। इलाद कहाँ है? इजराइल का है। अकाबा कहाँ है? जॉर्डन का है। ठीक। आगे अगर हम बात करें यूरोप की राजधानी शहर उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है, हेलसिंकी है। क्या है? हेलसिंकी। अगला दिया है देश व राजधानी, जैसे ब्राजील, ब्राजील की है ब्राजीलिया, गुआना की है जॉर्ज टाउन, कोलंबिया की है बोगाटो और वेनेजुएला की है कराकस। आगे हम बात करें नगर व शहर, टाउन्स ऑफ एंड सिटी। देखिए यूरोप की तेल राजधानी कहाँ है? तो एबरडीन में है। दूरतम उत्तर में अवस्थित नगर क्या है? तो रोम है। एल की एल अकीला स्थित है तो इटली में है, एर्टी घाटी। उसके बाद है उरुमकी स्थित है तो चाइना में है। कहाँ है? चाइना में है। सीमा हम बाउंड्रीज के बारे में देखते हैं। देखिए लिखा है मैगी नोट रेखा, तो ये क्या है? फ्रांस व जर्मनी के बीच की सीमा रेखा। अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती? तो रूस की सीमा नहीं लगेगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, यहाँ चाइना होगा, पाकिस्तान होगा, भारत होगा, रूस होगा, तो हट हो जाएगा ना। अगला या कोई और देश हो, ईरान उरान हो। यहाँ दिया वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता बांग्लादेश। अगला है कि वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो राइन नदी है। ठीक, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया है विश्व के प्रमुख नगर व भौगोलिक उपनाम। देखते हैं। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला भारत में है, लद्दाख में। उसके बाद झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा मीनार कहाँ? इटली में है। सूर्योदय का देश जापान में है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह नगर जिसे ब्लू ग्रोस स्टेट कहते हैं, केंटुकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वह देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा कहते हैं। वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका कहते हैं, जापान का है। अगला टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है, इस्तांबुल है दोस्तों। राजाओं की घाटी कहाँ है? तो मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में है। ठीक। आगे बढ़ें। भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र के बारे में देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ। लिखा है कि भूगोल में नवनियतिवाद के जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी टेलर ने किया। अब पृथ्वी की वायु निर्धारित करने वाली विधि का प्रयोग यूरेनियम डेटिंग का किया जाता है। लिखा पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। ये जो है उत्तरी अमेरिका। ठीक। जो दक्षिण में है दोस्तों वो गोंडवाना लैंड के भाग है, जो उत्तर में है वो अंगारा लैंड के भाग है। ठीक। अगला दिया डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप थे। अगला दिया है पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जैसे लिखा भूप्रपट्टी पर बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन है। कैसे याद करा था? ओ सी अल, ओ सी अल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, इस तरह मैंने याद करा था। ये सिलिकॉन। अगला दिया है कि चट्टान एवं शैल तंत्र, भारत में लौह के किस क्रम की चट्टानों में शैलों में पाया जाता है? वो धारवाड़ है यानी धड़ धड़। अगला है कायांतिक चट्टानों या मेटामॉर्फिक चट्टान संबंधित है मैग्नीज से। पर्वत एवं पठार के बारे में बात करते हैं। पर्वत के बारे में बात करते हैं। वह पर्वत श्रृंखलाएं जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं वो हैं चोओऊ व ल्योत्से। यानी अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो है ल्योत्से कहाँ है? तो तिब्बत में है। ठीक। कहाँ है? तिब्बत में। अगला दिया हुआ शहर जो खैबर दर्रे के सबसे निकट है तो पेशावर है।
देखिए जैसे पर्वत जैसे तंजानिया, किलिमंजारो की सबसे ऊँची पर्वत कौन सा है? तंजानिया। टुबकल कहाँ है? मोरक्को में। स्टेनली कहाँ है? युगांडा में। हॉगर कहाँ? अल्जीरिया में। तो इस तरह के क्वेश्चन छुपे रुस्तम है। कभी सिंगल हो सकता है, पूछ ले स्टेनली कहाँ है, या पूछ ले ट्यूबकल जो है पर्वत कहाँ है? मोरक्को में। तो इस तरह पूछ सकता है। माउंट टिटलिस जो है कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। एपेनाइन पर्वत श्रृंखला है इटली में। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरेनीज है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है तो दक्षिण अफ्रीका। अगला है रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है, तो रेजिडुअल मतलब अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो अरावली है दोस्तों। अगला ब्लैक फॉरेस्ट मतलब जो है स्थित है पर्वत, तो ये जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में। अगला इंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में है। अगला है राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। अगला है श्वेत पर्वत स्थित है तो यूएसए में। कहाँ? यूएसए में। अगला है नोबी और कांतो मैदान स्थित जापान में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोबी और कांतो मैदान देश है जापान। मरुस्थल देख लेते हैं। जैसे सिम्पसन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कराकुम कहाँ? तुर्कमेनिस्तान। सिचुरा कहाँ है? तो पेरू में है। और नेगेव कहाँ है? इजराइल में। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए अगला लिखा कराकुम मरुस्थल देश में स्थित है तो तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ? तुर्कमेनिस्तान। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कौन सा है? तो कालाहारी है। अगला शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है तो पेटागोनियन मरुस्थल। पेटागोनिया या गोनियन दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? सहारा मरुस्थल है। भारत के 3-4 गुना है दोस्तों। अगला है एशिया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? थार है। पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। ठीक। अगला है कालाहारी मरुस्थल अवस्थित तो बोत्सवाना और नामीबिया में है। अगला मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगला दिया संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है तो थार है दोस्तों। अगला 10 ये लुट कहाँ है? ईरान का है। संसार के वह देश जिसमें संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है वो भारत है। तकला मकान मरुस्थल है तो चाइना में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में है। आगे हम बात करें ज्वालामुखी एवं भूकंप के बारे में। ज्वालामुखी देखते हैं। भू भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को देखिए। रेनियर रनर, रेनियर को हम याद करेंगे रनर, तो रनर कौन है? यूएसए है, आगे विश्व के दौड़ता रहता है, तो ये हो जाएगा एटना। एटना यानी इटली हो जाएगा। एस एटना एस इटली, कुछ भी मतलब थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। पैरी कुटिन, तो माँ जो है पैर से कूटती थी पहले, माँ यानी माँ मतलब मैक्सिको, और पैर से कुटिन यानी पैरी कुटिन। एपो, एपो कहाँ है? तो फिलीपींस में है। तो इस तरह हम 3 आपको तो याद ही करा दिए। अब आराम से कर लेते हैं ना, आंसर आता है जब एग्जाम में क्वेश्चन तो आराम से सही कर लेते हैं, चाहे अलग अलग पूछता चाहे एक साथ। अगला विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है तो ओजस डल सलाडो है। आगे हम बात करें कि विश्व में ज्वालामुखी द्वीप है, बैरन द्वीप है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है दोस्तों। सक्रिय ज्वालामुखी है तो कोटोपैक्सी एटना फ्यूजियामा है। क्रियाशील ज्वालामुखी है तो एटना है, विसुवियस है। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो फुजीटा स्केल है। अगला मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप पर स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार में सर्वाधिक विस्फोटक है तो वल्केनियन है। भूकंप द अर्थक्वेक, अगला है भूकंप की तीव्रता का मापन है रिएक्टर पैमाना पर। अगला है अफवाह तत्व यानी ड्रेनेज सिस्टम। मेकांग नदी का उद्गम क्या है? तिब्बत के पठार है। वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस काटती है तो लिम्पोपो है। अगला है वे शहर जो यांगतीसी या जियांग नदी पर स्थित है, वुहान है, वह नानजिंग है। अगला पाकिस्तान में सिंधु नदी क्षेत्र में होकर बहती है तो वो सुलेमान व किरथर पहाड़ी के पूर्व में। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा कौन सी नदी? रियो ग्रांडे, कई बार पूछा गया है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी राइन नदी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत, यहाँ देखिए भ्रंश घाटी में राइन नदी बहती है, वैसे भारत में कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती है। कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती नदी है, याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगला दिया भारत व पाक बगलिहार परियोजना चुनाव। मैंने बताया था साला काश चना बेचकर, तो साला से सलाल, काश से कश्मीर, तो सलाल बांध कहाँ है? कश्मीर में है। चना यानी चेनाब नदी। अगर हम साला काश बेचकर अमीर मतलब चना बेचकर अमीर हो जाता तो कश्मीर हो जाता। चना से चनाब, साला से सलाल, तो हमारी हस्ती बढ़ती यानी दुल्हस्ती। क्या बढ़ती? हस्ती यानी दुल्हस्ती। और हमारे अगल बगल क्या होते? हार होते। अगल बगल हार यानी बगलिहार। ठीक। तो इस तरह हमने याद करा था तीनों बांध, एक है सलाल बांध,
एक है बगलहारी बाँध, ठीक? और एक है दुलहस्ती बाँध, ये कहाँ है? चेनाब नदी पर है और कहाँ है? तो कश्मीर में, कहाँ है? कश्मीर। ठीक दोस्तों, याद हुआ कि नहीं? आगे बढ़ें। अगला दिया एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को जाना जाता है तो पद्मा के नाम से। अगला दिया है एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रभावित होती है तो साल्वीन नदी है। दोस्तों ये कहाँ है? दक्षिण को मतलब नीचे को जाती है तो साल्वीन और इरावदी, मैंने 2 नदियाँ आपको बताई थी, दोनों म्यांमार में बताया था। अगर याद होगा तब दोस्तों आप लोगों को, मैंने अभी जो है ज्योग्राफी शुरू की थी, इंडियन ज्योग्राफी में मैंने कराया था। और जो लोग नहीं देखे हैं हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी सारा देखिए, मैंने बहुत छोटी-छोटी ट्रिक और लॉजिक बताई है दोस्तों, ठीक? देखिए अगला क्वेश्चन दिया, महावेली गंगा एक नदी है, श्रीलंका की है दोस्तों। अगला है कि अगर हम बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी कौन-सा है? तो नील नदी है, ठीक दोस्तों। ओल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है। देखिए नील नदी सबसे लंबी नदी है और पूछे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन-सी है? तो अमेज़न नदी है। कौन-सी? अमेज़न। विश्व की बड़ी नदी पूछे तो अमेज़न, लंबी पूछे तो नील। अगला दिया है वह शहर जो दजला या टाइग्रिस जो है नदी के किनारे स्थित है, तो देखिए कौन-कौन से शहर हैं? मोसुल है, सामरा है, बगदाद वो दजला है। आगे अगर हम बात करें देखिए पेरिस सीन नदी के किनारे, मैंने बताया था पेरिस में है एफिल टावर को लोग जाते हैं देखने। देखने को इंग्लिश में कहते हैं सीन, तो सीन नदी। किंकासा जो है जायरे या कांगो नदी है। किंग बैंकॉक जो है चाओ प्राया नदी है। और क्या लिखा है? एसंसियन जो है पराग्वे नदी पर है। तो याद रखेंगे आप लोग। देखिए सत अल अरब ये बसरा शहर, नदी कौन सी है? बसरा शहर है। पराग्वे एसेंसियल है, नाइजर नियामी है, डेन्यूब जो शहर है, मतलब वियना जो है डेन्यूब नदी के शहर है, ठीक। तो इस तरह मतलब याद रखेंगे आप, याद रखना पड़ेगा दोस्तों, इसका जो लॉजिक बने ट्री को याद कर लीजिए। मैक्सिमम ट्री मैंने कराई है बोर्ड पे, जो ऐसा नहीं है। जैसे बॉन, बॉन क्या है? जर्मनी का शहर है, राइन नदी है वहाँ पे। काहिरा जो है नील नदी के किनारे है, ठीक। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। उसके बाद वियना डेन्यूब नदी, ये तो चारों एकदम ईजी है दोस्तों। ये कोई किसी भी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी याद होता तो आराम से बता देता, क्योंकि ये वाले ईजी हैं, ठीक। इसमें कठिन है, ऊपर वाले में ये जो है दोस्तों कठिन है, केवल एक छोड़ दो तो ना डेन्यूब तो आप कर लेते लेकिन बाकी कठिन है। अगला देखिए डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है, तो देखिए वियना है, बुडापेस्ट है और बेलग्रेड है। डेन्यूब लगभग दोस्तों 10 से 11 देशों में होकर बहती है, तो इसकी राजधानी जो है भी होंगी ना। अगला है श्वेत नील और नीली नील नदियों का संगम होता है, खार्तून में मिलती हैं दोस्तों, ठीक। अगला है कि रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है, तो मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। अगला है खार्तूम, ये कौन सा है? तो नील नदी के तट पर है, मिस्र का शहर है। अगला दिया मिस्र की राजधानी शायद है खार्तूम, हाँ मिस्र की राजधानी खार्तूम है, ठीक। अगला है ब्राज़ीले, ये जायरे कांगो में रॉटरडैम बंदरगाह है दोस्तों। राइन नदी के सहायक नदी न्यू माउस पर है। अगला पेरिस जो है सीन नदी के तट पर है। महासागर के बारे में देखते हैं, महासागर एवं सागर। द ओशन एंड सी, प्रशांत महासागर में है मेरियाना गर्त, अधिकतम गहरा गर्त की बात कर रहा हूँ। आर्कटिक में है मोलाई गर्त, हिंद महासागर में है सुंडा गर्त और अटलांटिक में है प्यूर्टो रिको गर्त। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला महासागरीय धाराओं में से एक हिंद महासागर से संबंधित है, अग्लोहास की धारा है। कौन सी? अग्लोहास की धारा। अगला दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है, तो एल नीनो। अभी हम कम्युनिटी पोस्ट में डाले भी थे, कल भी इस पे बात किए थे हमने। अगला रिंग ऑफ फायर संबंध है, तो भूमध्य सागर, भूमध्य देखिए भूकंप है और ज्वालामुखी है प्रशांत महासागर से। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक में है ना। अगला उच्चतम लवणता पाई जाती है वान झील में पाई जाती है, वो टर्की या तुर्की में है। और उसके बाद हम बात करें तो पर्वतों का सागर है ब्रिटिश कोलंबिया दोस्तों। सबसे गहरा जो है सागर कौन है? दक्षिण चीन सागर। फिलीपींस और वियतनाम के बीच है दक्षिण चीन सागर। देखिए फिलीपींस और वियतनाम के बीच में क्या है? वियतनाम इधर है, फिलीपींस इधर, इनके बीच में कौन सा है? दक्षिण सागर। आगे अगर हम बात करें तो दक्षिण चीन सागर सॉरी। अगला है वह सागर जिसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है, वो बाल्टिक सागर है। अगला है लाल सागर, एक उदाहरण है तो अच्छी द्रोणी का है। वह देश जो युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान है। लिखा है सागरीय जल लवणता में अधिकतम योगदान है, तो सोडियम क्लोराइड का है। अगला है बृहत उत्सुत्रित बेसिन, अरे ग्रेट आर्टिसियन बेसिन जो है ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ थोड़ा सा खोदो पानी अपने आप निकलने लगता है। अगला सार्गेसो सागर की विशेषता, विशिष्ट समुद्री वनस्पति है दोस्तों सार्गेसो सागर, वह सागर जिसमें तटरेखा नहीं है, सार्गेसो सागर। अगला लिखा है कि इटली, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका के घिरे सागर का नाम क्या है? टेरहेनियन सी।
अगला दिया 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ सागर कौन है? भूमध्य सागर। अगला पूर्वी देखिए ये 3 सागर कैसे घिरा हुआ 3 महाद्वीप, ऊपर यूरोप महासागर है, इधर एशिया है और इधर अफ्रीका है और बीच में जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक? फिर अटलांटिक महासागर आ जाएगा हमारा, तो ये इस तरह है। पूर्वी मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है ग्रांड बैंक। अगला विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय छज्जा पाया जाता है उत्तरी सागर में। अब हम देखते हैं महासागरीय धाराएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। महासागरीय धाराओं में ठंडी जलधारा कौन सी? क्यूराइल धारा है। गर्म जलधारा ब्राजील धारा है। ठंडी जलधारा हम्बोल्ट जलधारा व ओशियो कनारी जलधारा। देखिए महाद्वीपों के जो पश्चिम पूर्व में बहेंगी धाराएं, देखिए मैं थोड़ा एक मैप बना दूं। जैसे मान लीजिए हम बना रहे हैं, ये देखिए मान लीजिए हमने ये बना दिया दक्षिण अमेरिका, ठीक? अब दक्षिण अमेरिका जैसे हमने बनाया दोस्तों, तो देखिए इसके जो पश्चिम में इधर पूर्व में जो बहेंगी धाराएं इस साइड को, वो कैसी धाराएं होंगी? वो गर्म जल धाराएं। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा से चल रही है ना, और भूमध्य रेखा कैसा रहेगा? मतलब हमेशा सूर्य का प्रकाश रहेगा तो गर्म रहेगा, और जो पश्चिम से धाराएं चलेंगी इधर को चलती हैं, ये ठंडी होंगी दोस्तों। इसलिए जितने भी मरुस्थल होते हैं पश्चिम में बनते हैं, एक रीजन ये भी है मरुस्थल का पश्चिम में बनने का, ठीक? क्योंकि ये ठंडी जलधारा तो वाष्प होगा नहीं, जब वाष्प होगा नहीं बादल बनेंगे नहीं, बारिश होगी नहीं, तो इधर मरुस्थल बन जाएगा, और जबकि इधर होगा ना बारिश। और देखिए एक ये होगा, और उसके बाद जो नीचे धारा चलेगी नीचे से मतलब अंटार्कटिका से, वो ठंडी जलधारा होगी। और वैसे ही ऊपर से अंटार्कटिक से चलेगी तो वो भी ठंडी जलधारा होगी ना। उसके बाद देखिए अगर हम बना दें, मान लीजिए ये हम बना दिए, चलो हमने मान लिया अमेरिका बना दिया, तो ये भूमध्य रेखा है, तो इधर जो ये जलधारा होगी, ये आप बताएंगे ऐसे जो मूर्ति है वो कौन सी होगी? गर्म जलधारा होगी ना, गल्फ ऑफ स्टीम होगी। और जो इधर चलेगी जलधारा वो कैसी होगी? तो ठंडी। महाद्वीपों के पश्चिम में ठंडी और महाद्वीपों के पूर्व में जो है गर्म। बस इतना याद रखिए, काम हो जाएगा। ठंडी समुद्र में कौन है? हम्बोल्ट है, ओशियो कनारी है। और दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा बेंगुला है। उसके बाद शीत समुद्री धारा हम्बोल्ट है। ग्रैंड बैंक है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। आगे हम बात करें कैलिफोर्निया की धारा और लेब्राडोर धारा कैसी है? तो ठंडी जल धारा, ठीक। अगला दिया है संधियां के बारे में बात करें, वह जल डमरू मध्य जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है वो बेरिंग है दोस्तों। आप देखे होंगे कि जैसे ये मतलब मान लीजिए ये रसिया है इधर, और इधर जो है इस साइड देखेंगे यूएसए है दोस्तों, यूएसए का अलास्का प्रांत है। इनके बीच में बेरिंग जल संधि है जो अलग करता है। आगे हम बात करें तो लिखा लोम्बोक जलडमरू जिन दो महाद्वीपों के मध्य स्थित है वो बाली और लोम्बोक है। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है तो पनामा है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर। अगला हुआ जलडमरू मध्य जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है तो स्ट्रेट ऑफ डोवर। अगला है वह जल संयोजी जो यूरोप और अफ्रीका मोरक्को से पृथक करती है वो जिब्राल्टर है, और ये 14.3 किलोमीटर लंबी जल संधि है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला है पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच। देखे ही थे हम लोग। हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी के बीच में। उसके बाद एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वो कौन सा है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य है। आगे हम बात करें महासागरीय गर्त के बारे में, तो देखिए लिखा है चैलेंजर गर्त यानी उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर। डॉल्फिन उभार ये है उत्तरी अटलांटिक। चैलेंजर उभार दक्षिणी अटलांटिक। और चागोस कटक हिंद महासागर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों चागोस कटक। अगला दिया है विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है मैरियाना है। अगला संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली जो है स्थित है कैलिफोर्निया राज्य। अति गहरी महासागरीय द्रोणियां पाई जाती है प्रशांत महासागर। हम अगर बात करें तो खाड़ी एवं द्वीप समूह की बात करें तो लिखा प्रमुख खाड़ियां द गल्फ, जैसे भारत की खाड़ी की सीमा नहीं बनती तो ओमान से। अगला जैसे द्वीप समूह है इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम क्या है? तो सुमात्रा है, जावा है, बाली है, लोम्बोक है। मतलब पश्चिम से पूर्व यानी इधर से बात करें तो इधर की ओर चलते हैं सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक, ठीक। मोस्ट बाली बहुत अच्छा है, जाने वाला है दोस्तों। देखिए पैसे हो तो आप लोग घूमिएगा, खूब घूमिएगा, ठीक। अगला दिया है जब जॉब लग जाए तो खूब घूमिएगा दबा के, साल में एक बार जरूर जाएं घूमने पहले, लेकिन भारत पहले घूमे उसके बाद विश्व घूमिए, है ना। भारत भी बहुत खूबसूरत है। अगला है 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक जो है विरासत स्थल के रूप में नामित है तो सोकोत्रा द्वीप है। अगला दिया है वे द्वीप जो कैरेबियन सागर में स्थित है तो ग्रेनाडा है, मोंटसेराट है और एंग्विला है। अगला दिया वह द्वीप जिसको वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है मिंडानाओ है।
इंडोनेशिया देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है तो ब्रुनेई। अगला दिया है पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं टोंगा, तुवालु व तहीती। अगले हम बात करें अब आगे, जैसे लिखा द्वीप व अवस्थिति, जैसे लुजोन द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लुजोन द्वीप पर कौन सा महाद्वीप है? फिलीपींस है ना, आप सुने होंगे दोस्तों। अगला दिया है जो है मेडागास्कर हिंद महासागर में है, ग्रीनलैंड अटलांटिक में है, बैफिन की खाड़ी आर्कटिक में है। आगे हम बात करें द्वीप, जैसे क्रीट द्वीप किसका है? ग्रीस का है। सार्डिनिया इटली का है। कोर्सिका फ्रांस का है। बेल्जिक स्पेन का है। ठीक। आगे हम बात करें जापान के 4 प्रमुख द्वीपों के उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर से नीचे, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, कोइशु। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, कोइशु। तो इस तरह याद कर सकते हैं, जैसे यच यच यस के, यच यच यस के, तो इस तरह याद कर सकते हैं ना। अगला दिया है पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है, बोर्नियो है। अगला है जापान का विशालतम द्वीप होन्शु है, यानी सबसे बड़ा है, राजधानी भी यही है। अगला प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से मेलनेशिया द्वीप समूह स्थित है, सोलोमन द्वीप है। और संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है दोस्तों। ठीक। आगे अब देखिए हम जलप्रपात व झीलें कल से देखेंगे दोस्तों। कब से देखेंगे? तो कल यानी टुमारो से हम लोग देखेंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितनी भी चीज़ें हैं इसमें इम्पोर्टेंट है, जो शुरू की कुछ चीज़ें थी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन कम बनते हैं दोस्तों, आप भी जानते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, बहुत कम बनते हैं देखने को। पहले पूछे जाते थे लेकिन वर्तमान में बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो चीज़ वर्तमान में ट्रेंडिंग है वो उसपे ज़्यादा ध्यान देना है, समझ में आया कि नहीं? जैसे झीलें हैं, जलप्रपात हैं, नदी है, द्वीप हैं, ये सब आप देखेंगे, राजधानी है और मरुस्थल है, तो ये सब हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ये गलत नहीं करना है, ठीक? जलधारा है, तो ये सब पे ज़्यादा पकड़ बनाइए आप, क्योंकि हमें ओवरऑल क्या करना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करना है, ठीक? ज्ञाता बनना है तो अलग पढ़ना है, उसके लिए तो हम आईएएस का पढ़ेंगे और जो है ज्ञाता बन जाएँगे, वो तो अलग मैटर है। लेकिन अगर एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड देखना है, तो हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में ज़्यादा बन रहा है, ठीक? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी जो है आज मैराथन आएगी आपकी, जीएस निधि की, पॉलिटी की मैराथन आएगी कंप्लीट दोस्तों। उसमें व्याख्या सहित 500-600 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।